अब जैसा कि टाइटल देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगी, ताकि जो लोग सी पढ़ रहे हैं मुझसे उनको कंफ्यूजन ना हो कि ये सडनली बीच में पाइथन कहाँ से आ गया। तो देखो, सी भी अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे और साथ साथ में हम पाइथन भी पढ़ेंगे। उसका रीजन ये है कि काफी यूजर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे पाइथन के वीडियोस अपलोड करने की, और थोड़े दिनों में मैं जावा के भी स्टार्ट करूंगी। लेकिन क्योंकि पाइथन के मैंने वीडियोस लॉकडाउन पीरियड में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे, लेकिन फिर मैंने वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया। अब क्योंकि मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स को वैसे ही पाइथन ऑफलाइन पढ़ा ही रही हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आप लोगों को भी सॉल्व करवाती जाऊं। तो अगर आपको पाइथन ऑलरेडी आता भी होगा तो आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता होगा आपको पाइथन, तो हम ये क्वेश्चंस के जरिए जो है पाइथन भी सीखते जाएंगे। और जो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं उनका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वो देख सको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब पाइथन के जो है एक्सरसाइज हैं, जो क्लास 11th की बुक्स में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम सॉल्व करते जाएंगे और कंसेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से, इस वाले क्वेश्चन से। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच असाइनमेंट विल प्रोड्यूस एन एरर, मतलब इनमें से कौन सा असाइनमेंट जो है एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ किस पर बेस्ड है, आइडेंटिफायर्स पर बेस्ड है, मेनली आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स पर बेस्ड है, ठीक है। अब ये होते क्या है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उनकी नेमिंग के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है x इज इक्वल्स टू 55। अब जो बिल्कुल प्रोग्रामिंग में नए होंगे ना उनको लगेगा ये x इज इक्वल्स टू 55 इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स तो आप लोग सॉल्व करते ही हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम सपोज आपको कोई सी दे रखी है, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस, ठीक है। तो आप सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखते हो, सपोज लेंथ इज इक्वल्स टू दिस, क्या दिया आपने, लेंथ इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्या दिया है, लेंथ नाम का मतलब है कि आइडेंटिफायर दिया है जो कि क्या करेगा, लेंथ को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। और थ्रू आउट द क्वेश्चन हम इस लेंथ का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। आगे जाके हम एल नहीं ले लेंगे। कोई आलसी बच्चा है या कोई मेरे जैसा है तो पूरा लेंथ ना लिखने की जगह क्या लिख लेगा, एल इज इक्वल्स टू 55 लिख लेगा, ठीक है। तो आप कुल मिला के इस लेंथ नाम के वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई नाम मन में सोचोगे तो वही चीज क्या है, आइडेंटिफायर है। किसी ने लेंथ सोचा, किसी ने एल सोचा, किसी ने सोचा LEN नाम दे देते हैं, तो वही क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, जो किसी वेरिएबल को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आता है, काम आता है। जरूरी नहीं है वेरिएबल ही हो, कांस्टेंट भी हो सकता है, इस सब डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफायर मतलब किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम दिया गया वो क्या है, आइडेंटिफायर है। अब क्योंकि हमारी फैमिली में भी, हम घर में भी किसी का कुछ तो भी नाम तो नहीं रख देते हैं, जैसे एक परमिंदर है तो दूसरे का परमिंदर 2 रख दिया, परमिंदर स्पेस 2 रख दिया, कुछ तो भी नाम तो नहीं रख देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से वेरिएबल्स के नाम या आइडेंटिफायर का जो हम कोई नाम सोचते हैं, आइडेंटिफायर की नेमिंग के भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। मतलब हम कुछ तो भी नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या होते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है वो उसमें अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे लेंथ इज इक्वल्स टू 55 असाइन किया है, वैसे ही उन्होंने क्वेश्चन में दिया है क्या x इज इक्वल्स टू 55, इस स्टेटमेंट में कोई एरर आएगी क्या। तो इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, सिंपली ये x क्या है, हमारा नाम है, एक समझ लीजिए वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या असाइन किया है, 55 असाइन किया है, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी। उसके बाद में यहाँ पे आता है y इज इक्वल्स टू 037। तो यहाँ पर देखो, ये जो वेरिएबल का नाम है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y नाम हम इजीली दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे, ये जो वैल्यू हमने असाइन की है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं अगर किसी के अंदर, तो उसमें हम 0 नहीं लगा सकते, आगे हम 0 नहीं लगा सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे 37 दे दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आगे 0 नहीं लगा सकते। अभी हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिससे और भी क्लियर हो जाएगा कब हम 0 लगा सकते हैं, कब हम नहीं लगा सकते हैं। एक और चीज जो मुझे आपको समझानी थी कि जिस तरह से, जैसे आपने यहाँ पे एक तरफ
तरह से क्या क्रिएट किया है, वेरिएबल क्रिएट किया है। यहाँ पर पाइथन में पहले डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। जो बिल्कुल न्यू है प्रोग्रामिंग में उनको तो डिक्लेरेशन नाम का कंसेप्ट समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जिन्हें ऑलरेडी पता है उनको मैं, जिन्हें प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने की पहले से जरूरत नहीं होती। डिक्लेरेशन क्या होता है, पहले से बता देना कि हम कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। पाइथन में क्या होता है, जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे आपने इस तरह से वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन की है, ठीक है, वैसे ही वो वेरिएबल क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। क्रिएट हो जाता है इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में, मेन मेमोरी में उसको क्या मिल जाता है, स्पेस अलोकेट हो जाता है, उसको जगह मिल जाती है, ठीक है। उसको जगह मिल गई है मतलब वो बैठा हुआ है मेमोरी में, इसका मतलब आप उसको कहीं भी प्रोग्रामिंग में, आपके प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब उसका अगर एग्जिस्टेंस होगा तभी तो आप आगे उसको यूज कर पाओगे। तो जैसे ही आप ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखते हो वैसे ही क्या हो जाएगा, x नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। और वो किसको पॉइंट कर रहा है, 55 को पॉइंट कर रहा है। अब यहां में पॉइंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ये कंसेप्ट क्यों बोल रही हूं, तो इसका भी एक रीजन है, वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। वेरिएबल्स इन पाइथन नाम का वीडियो है, उसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्योंकि पाइथन के वेरिएबल्स जो होते हैं वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वेरिएबल से थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो किसको पॉइंट करेगा, 55 को पॉइंट करेगा। इसका डेटा टाइप अगर हम देखें तो इस x का डेटा टाइप क्या होगा, ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, तो इसका डेटा टाइप भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा इसका डेटा टाइप। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन चीजों को भी देखेंगे कि हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हैं, ओके। तो कुल मिला के x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो कि एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, क्रिएट हो गया, बात खत्म। ये दो क्वेश्चन तो हो गए। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, z इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है, फिर O लिखा है, फिर 98 लिखा है। तो अब आपके माइंड में आ जाएगा भाई 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पे एरर आ जाएगी। लेकिन नहीं, 0 के बाद हमने क्या लगाया है, O भी लगाया है। 0 के बाद हमने O भी यूज किया है। इसका मतलब ये क्या है, एक ऑक्टल लिटरल है, ऑक्टल कांस्टेंट है। क्या है ये, एक ऑक्टल कांस्टेंट है, मतलब एक ऑक्टल वैल्यू है। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये क्या है, एक ऑक्टल वैल्यू है जो कि हम z के अंदर क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो कुल मिला के सिंपली 0 से आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 0 के बाद अगर आपने O लगा दिया है, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये क्या है, एक ऑक्टल वैल्यू है। क्या है, एक ऑक्टल वैल्यू है, ठीक है। और ऑक्टल को हम किसी के अंदर इजीली असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे z नाम का क्या क्रिएट हुआ है, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जो कि इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो अभी तक यहाँ पर एरर आई है, बाकी इन दोनों में कोई एरर नहीं आई। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे D, 56 सितंबर इज इक्वल्स टू 3300। तो यहाँ पे हमारे इसका नाम क्या है, इस वेरिएबल का नाम क्या है, मतलब ये आइडेंटिफायर क्या है, 56 सितंबर। अब अगर आप आइडेंटिफायर नेमिंग के रूल्स अगर देखेंगे तो उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी जो वेरिएबल आइडेंटिफायर का नाम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। उस नाम में कहीं नंबर आ सकता है, जैसे आप लेंथ 1 दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ 2 दे सकते हो, यहां पे बीच में 1 2 3 दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी आइडेंटिफायर का जो नाम है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, आइदर किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, इसके अलावा कहीं से भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमें सीधे से दिख रहा है कि ये किससे स्टार्ट होता है, एक नंबर से स्टार्ट होता है। इसका मतलब यहां पे क्या आएगी, एरर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेंथ इज इक्वल्स टू 450.17। तो यहां पे भी सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपने लेंथ नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर 450.17, मतलब आइडेंटिफायर की नेम के जो रूल्स हैं, नेमिंग के जो रूल्स हैं उनको भी वायलेट नहीं कर रहा है, और यहाँ पर जो वैल्यू आपने दी है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा और वो किसको पॉइंट करेगा, इसको जाके क्या करेगा, पॉइंट करेगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। और इसका डेटा टाइप अगर हम देखें तो वो क्या है, फ्लोट है। फ्लोट मतलब ऐसे नंबर्स, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट आ सकता है, अलाउड होता है, ठीक है ना, पॉइंट वाले नंबर्स, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या आता है, F।
इसमें क्या लगा रखा है, ये नॉट का साइन लगा रखा है। अगर आप वैसे तो आप कुछ भी इसका नाम दे दें, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बोलें तो ये क्या है, नॉट सिंबल है, ठीक है, नॉट टेलर ये लिख रखा है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या दिया है, इंस्टेंट दिया है, ठीक है। तो अगर आपने डेटा टाइप्स पहले पढ़े हो तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में हम जो कुछ भी देते हैं वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। अब स्ट्रिंग अगर आपको नहीं पता हो तो सिंपली अगर आपको किसी का नाम देना है तो उसमें आपको अल्फाबेट्स यूज करने पड़ेंगे, तो वो क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उसको अगर आपको असाइन करना है किसी के अंदर तो आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, हमारी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यहां तक तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने अगेन ये जो वेरिएबल का नाम है उसमें हमने क्या लगा रखा है, ये एक स्पेशल सिंबल यूज कर रखा है। तो अब नेमिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्योंकि स्पेशल सिंबल लगाया है तो वो अलाउड नहीं है, इसीलिए एरर आ जाएगी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, दिस स्पेस वेरिएबल इज इक्वल्स टू 87.E02। तो इसमें भी अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको लगेगा भाई यहाँ पे तो हमने ई लिया है, ई तो क्या है, एक अल्फाबेट है, इसका मतलब क्या है कि सिंगल कोट या डबल कोट में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ई जो है वो एक्सपोनेंट को डिनोट कर रहा है, मतलब ये क्या है, हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और हम बोलना क्या चाह रहे हैं, 87 × 10⁻²। ये किसको डिनोट कर रहा है, इस एक्सपोनेंट को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके नाम में देखें तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने स्पेस दिया है, लेकिन आइडेंटिफायर के नेमिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग स्पेस भी अलाउड नहीं है। अब आपको लगेगा कि कहीं मैं आइडेंटिफायर बोल रही हूँ, कहीं मैं वेरिएबल बोल रही हूँ। आइडेंटिफायर मतलब हमने कोई भी नाम किसी को भी दिया है, चाहे वो वेरिएबल को दिया है, चाहे वो कांस्टेंट को दिया है, चाहे वो मेथड या क्लास किसी को भी नाम दिया है। वेरिएबल मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू, जैसे आपको पता होगा वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा नाम जिसको हम क्या करते हैं, जिसमें हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं और थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है। अगर आप स्पेस हटा के देखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे फ्लोट इज इक्वल्स टू 0.17e और यहाँ पे -03 ये हमने दिया है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी यहाँ पे जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है कंपाइलर पर। हो सकता है आप जिस भी कंपाइलर पर इसको रन करें एरर आए भी, एरर ना भी आए। मैंने जहाँ पे रन किया था पाइथन 5 में तो उसमें एरर नहीं आई थी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि देखो ये फ्लोट जो है वो क्या होता है, एक कीवर्ड होता है। फ्लोट क्या होता है, किसी मेथड का नाम होता है जो किसी भी नॉर्मल नंबर इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता है। वो सब तो हम बाद में देखेंगे। तो फ्लोट कुल मिला के क्या है, कीवर्ड है। अब आपको ये लगेगा कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, जो पाइथन ऑलरेडी यूज कर चुका है। क्या कर चुका है, पाइथन ऑलरेडी यूज कर चुका है। जिन नेम्स को ऑलरेडी यूज किया जा चुका है वो क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो फ्लोट भी वैसे तो क्या है, एक कीवर्ड है, लेकिन अब कुछ जो कंपाइलर्स होते हैं वो इस फ्लोट कीवर्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने जब रन किया था तो उस केस में तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो प्लीज आप कीवर्ड्स को यूज नहीं करो, दूसरे नाम खत्म तो नहीं हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर सिंपली ऐसी लाइन लिखी हुई है तो एरर नहीं आई थी। लेकिन अगर आपकी बुक में यहाँ पे सपोज स्पेस दिया हुआ हो इस साइड या इस साइड कहीं पे भी, तो उस केस में यहाँ पर तो एरर जरूर आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो अब ये आपका काम है कि आप कोई सा भी आईडी आप यूज करते हो उसमें आप इस स्टेटमेंट को रन करके देखो और मुझे बताओ कि एरर आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन अगर हम गुड प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये कीवर्ड है और कीवर्ड को हमें हमारे वेरिएबल्स का नाम देने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, यहाँ पे कैपिटल में हमने लिखा है फ्लोट, ठीक है। तो अब अगर कैपिटल में फ्लोट लिखा हुआ है तो वो एक कीवर्ड नहीं है, ठीक है ना, वो एक कीवर्ड नहीं है, क्योंकि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं इंट और अगर हम लिख रहे हैं इंट तो ये दोनों ही चीजें क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। ये एक कीवर्ड है लेकिन ये कीवर्ड नहीं है, रिजर्व वर्ड नहीं है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं स्पेस लगाना भूल गई हूँ, यहाँ पे बुक में लगा हुआ था स्पेस, ठीक है ना। तो अब अगर आप यहाँ पे स्पेस देते हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो एरर आएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है प्रिंट स्टेटमेंट पर। अब प्रिंट स्टेटमेंट का भी मेरा वीडियो बना हुआ है, अच्छी तरह से मैंने एग्जांपल्स दे के समझा रखा है रन करके, तो उस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से पहले देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर दीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें पूछ क्या रखा है कि इसमें एरर क्या आएगी, या एरर्स मतलब हो सकता है एक से ज्यादा एरर्स भी हैं, तो वो हमें बतानी है कि क्या क्या एरर्स आ सकती हैं, ठीक है। अब पहले हम थोड़ा सा प्रिंट स्टेटमेंट का ओवरव्यू देख लेते हैं। मैं पूरा इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली स्टेटमेंट स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मुझे हेलो प्रिंट करना है तो सिंपली मैं लिखूंगी प्रिंट, फिर ये पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर में जो कुछ भी लिखूंगी वो एज इट इज आउटपुट के तौर पर आएगा, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अब ऑब्वियसली आप कैलकुलेशंस करोगे जो भी, तो यूजर को आपको बताना भी तो है कि भाई ये रिजल्ट है। जैसे आप कैलकुलेटर भी देखते हो, उसमें आपने जैसे ही 0 टाइप किया, वो 0 आपको आउटपुट स्क्रीन पे, जो छोटी सी स्क्रीन रहती है उस पे आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो आउटपुट अगर नहीं मिलेगा तो डिवाइस आपके किस काम का है, ठीक है। तो ये आउटपुट मतलब स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज होता है, ठीक है ना। पैरेंथेसिस के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं डबल कोट्स में वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। अब सपोज आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, सपोज आपने लिया था a इज इक्वल्स टू 10, अब सपोज आप लिखते हो प्रिंट और फिर डबल कोट्स में लिख देते हो a, तो उस केस में आउटपुट में क्या आएगा, सिंपली a आएगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो ये डबल कोट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि अगर आपको दोनों चीजें मिक्स करनी है, a इज दिस मतलब a इज 10 ऐसा प्रिंट करना है, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट, फिर आप क्या चाहते हो, a इज 10 ऐसा है, तो a इज आप एज इट इज चाहते हो, जो चीज आप एज इट इज चाहते हो उसको डबल कोट्स में लिखो, तो a इज, ठीक है, डबल कोट्स बंद करो। अब आप क्या चाहते हो, a की वैल्यू, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा यूज करोगे जो कि सेपरेटर का क्या करता है, काम करता है। यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, एक तरह से एक स्ट्रिंग को और एक वेरिएबल को क्या करना चाह रहे हो, कंबाइन करना चाह रहे हो। तो अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो क्या आ जाएगी, एरर, मतलब वो कॉन्केटनेट कर रहा है, किसको कॉन्केटनेट, सेपरेटर नहीं बोल सकते हैं, वो कॉन्केटनेट कर रहा है किसको, a इसको और इसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या आ जाएगा, a इस और फिर a की वैल्यू क्या है, 10 है, वो आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने क्या लिया है, टेम्परेचर, ध्यान से स्पेलिंग को देखना। हमने टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 90 मतलब टेम्परेचर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो कि 90 को जाके पॉइंट करेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। और प्रिंट स्टेटमेंट में देखो हमने यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था, हमें पैरेंथेसिस का यूज करना है, ठीक है। तो पहली एरर तो यहीं पे आ जाएगी, इसके सिंटेक्स में ही क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो ये हमारी फर्स्ट एरर, ओके। सपोज आप उस एरर को करेक्ट करते भी हो, आप यहाँ पे क्या लगा देते हो, ये पैरेंथेसिस लगा देते हो, तो अब आपको लगेगा कोई एरर नहीं आएगी। भाई टेम्परेचर की जो भी वैल्यू है 90, वो क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे पूरा टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ आएगा क्योंकि आपने डबल कोट्स यूज नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आप स्पेलिंग्स मैच करो, तो यहाँ पे हमने ई लगाया है, यहाँ पे हमने ई नहीं लगाया है, तो क्या आ जाएगी, टेम्परेचर नॉट डिक्लेयर नॉट क्रिएटेड, मतलब टेम्परेचर नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं उसके लिए, क्योंकि आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया था उसकी कोई अलग स्पेलिंग है, आप जो यूज कर रहे हो उसकी कोई अलग स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये दो एरर्स इसमें आ जाएंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपने लिखा a इज इक्वल टू 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो कि 30 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद आपने लिखा b इज इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले जो पोर्शन इवेल्युएट होता है, एग्जीक्यूट होता है, वो क्या होता है, राइट हैंड साइड वाला। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, a और b को ऐड करना है। a तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पता है कौन है, लेकिन b कौन है, तो कंपाइलर को कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई b है कौन, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि बी कौन है। जैसे सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी को रेसिपी सिखा रहे हो, पहले आपने सारे इंग्रेडिएंट्स निकलवा के रख दिए, भाई ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अब आपने किसी नए इंग्रेडिएंट का यहाँ पे आगे नाम ले लिया, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी, भाई वो वाला इंग्रेडिएंट तो हमने निकाला ही नहीं था, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे बी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। अब सपोज आप बी को क्रिएट कर भी लेते हो, मान लिया, ठीक है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी क्रिएट हुआ, बी की वैल्यू ए के साथ में ऐड होके फिर बी के अंदर क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, ए एंड बी, जबकि ऐसा हम एंड नाम से कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के जो हम ये दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, उनके भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। लेकिन अगर आप इसको डबल कोट्स में लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन उस केस में भी आउटपुट क्या आएगा, ए एंड बी, ना कि उनकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर कुल मिला के अगर आप डबल कोट्स हटाते हो तो सिंटेक्स की क्या है, ये प्रॉब्लम है, मतलब ये प्रिंट के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ओके। इसके बाद में अगर आप इसी की जगह पे कॉमा लगा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लॉजिकली आप क्या बोलना चाह रहे थे, हम ए और बी को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एंड यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कॉमा यूज करोगे। तो पहले ए की वैल्यू आएगी जो कि क्या है 30 है, फिर बी की जो कुछ भी वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, स्पेस के बाद में प्रिंट होके आ जाएगी। भले ही आप यहाँ पे स्पेस ना दो, लेकिन अपने आप ही इसका जो सेपरेटर होता है, बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो क्या होता है, स्पेस होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हमें ध्यान से एग्जीक्यूट करना है, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ए बी सी नाम से 3 वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। ए बी सी नाम से 3 वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं। ए पॉइंट कर रहा है 2 को, बी पॉइंट कर रहा है 8 को और सी पॉइंट कर रहा है 9 को। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है मल्टीपल असाइनमेंट पर, मतलब पाइथन में मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल वेरिएबल्स को हम एक ही स्टेटमेंट में किस तरह से, एक ही साथ किस तरह से असाइन कर सकते हैं उस पर ये बेस्ड है, ठीक है। इसका भी वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अच्छी तरह से देख लेना, ओके। तो यहाँ पर ए पॉइंट कर रहा है 2 को, बी पॉइंट कर रहा है 8 को, सी पॉइंट कर रहा है 9 को। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है। फिर आप ए बी सी को प्रिंट करवा रहे हो तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 2 है, फिर स्पेस, बी की वैल्यू 8, फिर स्पेस, सी की वैल्यू 9, आउटपुट में ये आ गया, ओके। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सी बी ए इज इक्वल्स टू दिस। इस पे अभी ध्यान मत दो, ए क्या है 2 है, बी क्या है 8 है और सी क्या है 9 है। अब होगा क्या, सी के अंदर अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सी किसको पॉइंट करेगा, 2 को पॉइंट करेगा, बी किसको पॉइंट करेगा, 8 को पॉइंट करेगा, और ए किसको पॉइंट करेगा, 9 को पॉइंट करेगा, ओके। ऐसा हो गया। इसके बाद अब आप क्या कर रहे हो, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो, लेकिन ए के बाद में आपने कॉमा ना लगा के क्या लगाया है, सेमी कॉलन लगाया है, जो कि प्रिंट स्टेटमेंट में अलाउड नहीं है। आप डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डबल कोट्स के बाहर आपको क्या लगाना है, कुछ रूल्स है उनको आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाते हो, ठीक है, इनको कॉन्केटनेट करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका आउटपुट आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रिंट x इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर आपने x इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में लिखा, तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसके साथ में x की वैल्यू कंबाइन करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज तो x डिक्लेयर्ड ही नहीं, क्रिएटेड ही नहीं है, x कौन है, इसको पता ही नहीं है किस x को प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर x, पहली एरर तो ये आ गई। अब सपोज आपने x को क्रिएट कर भी दिया है, ठीक है, तो भी यहाँ पे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इस स्ट्रिंग को इसके साथ में ऐसे ही वेरिएबल के साथ में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कॉमा यूज करना पड़ता है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू 24। तो x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो कि 24 को पॉइंट कर रहा है। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम कोई कांस्टेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर यही होता x इज इक्वल्स टू 4 तो कोई दिक्कत नहीं होती, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। इसके बाद एल्स इज इक्वल्स टू 21 माइनस 5। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा की पूरा एक्सप्रेशन दे सकते हैं, a प्लस बी या 2 प्लस 9 प्लस 3 जो भी देना है दे सकते हो, लेकिन तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 21 माइनस 5 कितना होता है, 16 आ जाएगा। लेकिन उसको आप असाइन किसके अंदर कर रहे हो, एल्स के अंदर कर रहे हो, जो कि क्या है, एक रिजर्व वर्ड, एक कीवर्ड है। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें सिंपली आउटपुट बताना है, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू 10 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्चुअली होने वाला क्या है। तो x इज इक्वल्स टू 10 मतलब x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो कि 10 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। तो x किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद में x इज इक्वल्स टू x प्लस 10। तो यहाँ पे पहले देखो x प्लस 10 मतलब 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब x किसको पॉइंट करेगा, 20 को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसमें मैं यहीं पे चेंजेस कर रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होने वाला है कि x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं, x अब किसी नए इंटीजर 20 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में x इज इक्वल्स टू x प्लस x माइनस 5। तो यहाँ पर x माइनस 5 मतलब कितना हुआ, 20 माइनस 5 कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर अब x किसको पॉइंट करेगा, 15 को पॉइंट करेगा। फिर क्या हुआ है, यहाँ पे हमने x को प्रिंट किया है, तो आउटपुट में सिंपली क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
फिर क्या हुआ है x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 22। अब आपको लगेगा भाई y अब कहाँ से आ गया, तो देखो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कोई नया वेरिएबल लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें क्रिएट करना है उसको, लेकिन राइट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में लिख रहे हो मतलब आप उसको यूज कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हो मतलब आप उसको क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हुआ x माइनस 2, अभी x किसको पॉइंट कर रहा है 15 को, तो 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13, इसका रिजल्ट आया 13, इसका रिजल्ट क्या है 22। तो अब होगा क्या 13 को कौन पॉइंट करेगा x, मतलब अब x किसको पॉइंट करेगा 13 को पॉइंट करेगा, ठीक है, और y किसको, y क्रिएट हुआ जो कि किसको पॉइंट करेगा 22 को पॉइंट करेगा। अब अगर हम x और y की वैल्यूज को प्रिंट करते हैं तो 13 और 22 वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला सॉरी सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट इज इक्वल्स टू क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो कि पॉइंट किसको करेगा 2 को पॉइंट करेगा, सेकंड किसको पॉइंट करेगा 3 को पॉइंट करेगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, थर्ड इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हुआ 6, तो थर्ड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा जो कि 6 को पॉइंट करेगा, तो थर्ड किसको पॉइंट करेगा 6 को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या लिखा है, प्रिंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपली आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा 2 3 और 6, इनकी वैल्यूज आ जाएंगी 2 3 एंड 6 आ जाएंगी, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा है, फर्स्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, मतलब कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, पहले इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है, 5 प्लस 6 कितना होता है 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या है, देखो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11 आ गया, तो फर्स्ट अब किसको पॉइंट कर रहा है 11 को पॉइंट कर रहा है। फिर हमने क्या लिखा है, थर्ड इज इक्वल्स टू सेकेंड इंटू फर्स्ट, तो सेकेंड इंटू फर्स्ट, तो देखो सेकेंड इंटू फर्स्ट कितना हुआ 3 इंटू 11 33 हुआ, तो थर्ड इज इक्वल्स टू कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है। तो अब ये तीनों इनको पॉइंट कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, इनको प्रिंट कर रहे हैं, तो इनकी जो भी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देती हूँ, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो आउटपुट आएगा वो आपको ही बताना है, ठीक है। ये बेस्ड है हमारा इनपुट के ऊपर, मतलब जिसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, जैसे कैलकुलेटर सिंपली आपने यूज किया है तो उसमें आउटपुट कब आता है, उसमें कैलकुलेशंस अंदर कब परफॉर्म होती है, जब आप कोई इनपुट देते हो कोई सी की प्रेस करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, जैसे प्रिंट फंक्शन आउटपुट डिस्प्ले करता है ना, वैसे ही इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है आपसे, मतलब वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, अगर इनपुट स्टेटमेंट आ गया है आपके प्रोग्राम में तो कंट्रोल आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप पहले कोई इनपुट नहीं देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है, हमारा इनपुट स्टेटमेंट आया है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इनपुट फंक्शन लिखा है, ठीक है। तो पहले ये वाला जो इनरमोस्ट ब्रैकेट है वो इवेल्युएट होगा, यहाँ पर इनपुट का मतलब क्या है कि यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो अब एक तो तरीका है कि सिंपली ऐसे ही प्लेन बैठे रहो, यूजर इनपुट देगा फिर हमें काम करना है जैसा कि कैलकुलेटर में होता है। दूसरा तरीका है कि आपको पहले मैसेज देना है, एंटर द नंबर, एंटर दिस नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे, मतलब आप पहले यूजर के आगे कोई मैसेज देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन के अंदर ये क्या लिखा है, स्ट्रिंग लिखी है, एक मैसेज लिखा है। तो आप जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करोगे तो पहले आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, साइड, मतलब आपसे बोला जा रहा है कि साइड की वैल्यू आप एंटर करो, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने साइड की कुछ भी वैल्यू एंटर की, आपने क्या वैल्यू एंटर की 7 मैंने क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अज्यूम जो वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है वो क्या है 7 है, ओके। तो अब यहाँ पर यहाँ तक का रिजल्ट क्या आएगा 7, क्योंकि आपने जो एंटर किया है वो क्या है 7 है। इनपुट पर भी एक सेपरेट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या दिया है 7 दिया है, अब वो 7 को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो कुछ भी एक्सेप्ट करता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है, लेकिन स्ट्रिंग पर कैलकुलेशंस तो नहीं हो सकेंगी, इसीलिए हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मतलब अभी तक ये जो 7 है किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इंट फंक्शन लगाया, मतलब ये 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 7 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, साइड के अंदर स्टोर। साइड
के अंदर स्टोर मतलब साइड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो कि किसको पॉइंट करेगा, 7 को पॉइंट करेगा। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपली अब यहाँ के बाद का आप खुद इवेल्युएट करके मुझे आउटपुट बता सकते हो कि क्या आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें क्या बतानी है, प्रॉब्लम। मतलब कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि इस कोड में प्रॉब्लम या एरर क्या आएगी। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें भी फर्स्ट पार्ट क्या है, a इज इक्वल्स टू 3, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो कि 3 को पॉइंट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे स्पेस या टैब लगा के फिर लिखा गया है प्रिंट a, मतलब सीधे से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है प्रिंट a, यहाँ पे एक स्पेस के बाद में लिखा हुआ है प्रिंट a। अब यहाँ पर पाइथन में जो है वो स्पेस या इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्पेस या इंडेंटेशन तब दिया जाता है जब आप कोई ब्लॉक क्रिएट करना चाह रहे हो, तब दिया जाता है। अननेसेसरी आप स्पेस या इंडेंटेशन टैब वगैरह नहीं दे सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आप कोई ब्लॉक नहीं क्रिएट करना चाह रहे हो और आपने अननेसेसरी यहाँ पे स्पेस देके फिर लिखा है प्रिंट ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, यही स्टेटमेंट, यही प्रिंट बिल्कुल इसके अलाइंड होता है, इसे ए से अलाइंड होता, कोई स्पेस नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अननेसेसरी यहाँ पे क्या दिए हैं, स्पेसेस दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब ये कोड क्या है, यहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद में आप कौन सी एरर्स आएंगे आप खुद रन करके देख सकते हो, क्योंकि सारी एरर्स थोड़ी ना याद रहती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं सेकंड वाले पे। यहाँ पे हमने नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर एक स्ट्रिंग असाइन की है, डबल कोट्स में, मतलब हमने एक स्ट्रिंग असाइन की है। क्या असाइन की है, प्रैजित नाम असाइन किया है। ठीक है, तो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर हमने क्या असाइन किया है, प्रैजित असाइन किया है। ठीक है ना, अब क्या ये नेम प्रैजित को पॉइंट करेगा या प्रैजित इसके अंदर स्टोर होगा, ये चीजें हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें पाइथन में म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कुछ कंसेप्ट होता है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन किसको कब पॉइंट करता है, मतलब कौन सा वेरिएबल पॉइंटर की तरह काम करता है और कौन सा वेरिएबल कंटेनर की तरह काम करता है। ठीक है, तो नेम के अंदर क्या है, प्रैजित है, कोई दिक्कत नहीं। एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो कि 26 को पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा, 26 को पॉइंट करेगा। इसको मैं हटा देती हूँ। इसके बाद में हम लिखना चाह रहे हैं प्रिंट, डबल कोट्स में योर एज एंड नेम आर, डबल कोट्स में हमने लिखा है योर नेम एंड एज आर, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट में आ जाएगा योर नेम एंड एज आर। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई, कॉमा लगाया, ठीक है, कॉन्केटिनेट करने के लिए लगा रहे हैं, नेम प्लस एज, मतलब नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, उसमें हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं एक इंटीजर को जो कि अलाउड नहीं है। अगर यहीं पे एज भी क्या होती, एक स्ट्रिंग होती, मतलब डबल कोट्स में लिखा, मतलब ये 26 क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया, तब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉन्केटिनेट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 3, मतलब a किसको पॉइंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा। फिर आपने लिखा s इज इक्वल्स टू a प्लस 10, तो a प्लस 10 मतलब 3 प्लस 10 कितना हुआ, 13 हुआ, तो s किसको पॉइंट करेगा, 13 को पॉइंट करेगा। फिर आपने लिखा a इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में आपने क्या लिखा है, न्यू लिखा है, मतलब अब a क्या बन गया है, एक स्ट्रिंग बन गया है। ठीक है, तो अब a, क्योंकि यहाँ पे पाइथन में डायनामिक टाइपिंग होता है, मतलब आपने यहाँ पे a को एक इंटीजर बनाया, उसके बाद आपने a को क्या बना दिया है, एक स्ट्रिंग बना दिया, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर ये नहीं बताया था कि a हमेशा एक इंटीजर ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब a क्या बन चुका है, न्यू, मतलब कि स्ट्रिंग बन चुका है। a का डेटा टाइप अगर आप चेक करते हो तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है डायनामिक टाइपिंग। ठीक है, इसके बाद आपने क्या लिखा है, q इज इक्वल्स टू a बाई 20, a क्या है, एक स्ट्रिंग है, और ये क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है, और ये क्या है, 20 एक इंटीजर है। अब ये जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनको आप इस तरह से स्ट्रिंग्स पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा ऑपरेशन इनवैलिड है जिसमें एक क्या है, स्ट्रिंग है, और ये क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या आएगी, एरर आएगी। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें सिंपली आउटपुट बताना है, तो जल्दी जल्दी से हम इसको करते हैं। x इज इक्वल्स टू 40, तो x किसको पॉइंट कर रहा है, 40 को पॉइंट कर रहा है। फिर y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो y किसको पॉइंट कर रहा है, 40 प्लस 1 मतलब 41, मतलब y क्रिएट होके 41 को पॉइंट कर रहा है।
x इज इक्वल टू 20 कॉमा वाई प्लस एक्स। अगर आप इसको जल्दी जल्दी से करोगे ना तो आप बिल्कुल गलत आउटपुट बताओगे। यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या है, x एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, लेकिन हमने दो वैल्यूज दी हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने दो वैल्यूज दी हैं। तो अब होगा क्या, जब आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रहे हो, मतलब एक टपल क्रिएट होती है। टपल हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो अब x जो है सिंपली एक वेरिएबल नहीं है, सिंपल एक इंटीजर नहीं है, वो क्या है, एक टपल है। क्या है, एक टपल है। जब आप एक वेरिएबल यहाँ पे लिख रहे हो लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना चाह रहे हो, तो एक टपल क्रिएट होगी। तो किस तरह से क्रिएट होगी, अब यहाँ पे देखो y प्लस एक्स कितना हुआ, 81 हुआ, 40 प्लस 41। अब यहाँ पे x के अंदर आप असाइन कर रहे हो 20,81। तो अब x जो है, x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 20,81 हो जाएगी, ठीक है। तो x जो बन गया, क्या बन गया है, अब एक टपल बन चुका है जिसके अंदर क्या है, 2081 असाइंड है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंट स्टेटमेंट। हम पहले x को प्रिंट कर रहे हैं, तो x क्या है, 20,81 है। ये जो है पैरेंथेसिस में आएगा, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये एक टपल है। उसके बाद में आप y को प्रिंट कर रहे हो जो कि क्या है, 41 है, तो स्पेस और फिर क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक टपल और ये एक सिंपली वैल्यू, एक इंटीजर, ओके। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कोड क्या है, ये है b x कॉमा वाई इज इक्वल टू 20 60, ठीक है। तो अभी x किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को पॉइंट कर रहा है, y किसको पॉइंट कर रहा है, 60 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। x यहाँ मतलब क्या है, 20, y माइनस 10 मतलब 60 माइनस 10 कितना हुआ, 50। फिर x प्लस 10, x प्लस 10 का मतलब क्या है, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ आया 30। अब ये असाइन कैसे होंगे, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे तो सिंपली हमने सॉल्व कर लिया है इनको, ओके। इसके बाद में अब क्या हुआ, y के अंदर पहले क्या आ गया, 20, मतलब y किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को, तो ये 20 को पॉइंट कर रहा है। फिर x के अंदर 50, तो अब यहाँ क्या आ गया, 50 आ गया। और फिर वापस y के अंदर 30, तो अब y किसको पॉइंट कर रहा है, 30 को पॉइंट कर रहा है। तो अब अगर आप x और y को प्रिंट करते हो तो क्या आएगा, 50 स्पेस 30 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये c, यहाँ पे a कॉमा b, a किसको पॉइंट कर रहा है, 12 को, b किसको पॉइंट कर रहा है, 13 को। अब यहाँ पे देखो a इंटू 2 कितना होगा, तो अब इसको एक काम कीजिए, बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए इसका आउटपुट मुझे आप बताओगे। हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि a/2 मतलब कि 12/2 कितना होगा, 6 होगा। लेकिन जब आप डिवीजन परफॉर्म करते हो दो इंटीजर्स के बीच में, तो रिजल्ट जो आता है वो फ्लोट नंबर आता है, ठीक है, फ्लोट आता है। तो यहाँ पे रिजल्ट सिंपली 6 ना आके क्या आएगा, 6.0 आएगा, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट मुझे आप ही बताओगे कि क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट है ये वाला कोड, इसको हम यहाँ से इसको ब्लॉक बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, a कॉमा b इज इक्वल्स टू 12 कॉमा 13, सिंपल सा है। a 12 को पॉइंट कर रहा है, b 13 को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स है, तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट जो है आपको पता है इवैल्यूएट होता है, प्रिंट a प्लस b। तो इसका जो आउटपुट है a प्लस b मतलब 12 प्लस 13 कितना आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर से प्रिंट स्टेटमेंट है, तो आपको ये याद रखना है कि प्रिंट स्टेटमेंट कुछ भी प्रिंट करने के बाद नन रिटर्न करता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नन आएगा। क्या आएगा, नन आएगा, ठीक है। अब इस प्रिंट को क्या प्रिंट करना है, नन प्रिंट करना है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। अब ये हमारा 6th क्वेश्चन जिसमें भी हमें आउटपुट ही बताना है, ठीक है। a b c 10 20 30, तो फटाफट से a b c क्रिएट हुए, ये 10 को पॉइंट हुआ, ये 20 को और ये 30 को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, c माइनस 5। अब मैं डायरेक्टली यहाँ क्यों आ रही हूँ आप भी समझ जाना। पहले हम राइट हैंड साइड को ही इवेल्युएट करते हैं, तो c माइनस 5 मतलब 25, फिर a प्लस 3 मतलब कि 10 प्लस 3 13, b माइनस 4 20 माइनस 4 16, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे ऑर्डर देखो, p किसको पॉइंट करेगा, 25 को, तो p पॉइंट करेगा 25 को, q किसको पॉइंट करेगा, 13 को, और r किसको पॉइंट करेगा, 16 को पॉइंट करेगा। इतना काम हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पर डबल कोट्स में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज आएगा, तो यहाँ ये मत समझना हमने कॉमा लगाया मतलब a के बाद स्पेस आएगा, ऐसा नहीं होगा। डबल कोट्स में हमने जो कुछ भी लिखा a b c और कॉलन एज इट इज आ गया। इसके बाद a की वैल्यू क्या है, 10,
फिर स्पेस, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है वो भी डबल कोट्स के बाहर, तो ये कॉमा स्पेस का काम कर रहा है, सेपरेटर का काम कर रहा है। बी मतलब 20 और सी मतलब 30, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा है एंड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंपली सिंगल कोट्स लगा के 2 छोड़ दिए हैं। तो अब अगर आप प्रिंट वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एंड इज इक्वल्स टू हम कुछ लिखते हैं, सेप इज इक्वल्स टू कुछ लिखते हैं, तो क्या आता है एंड इज इक्वल्स टू, ये बता रहा है। देखो बाय डिफॉल्ट अगर हम ऐसा नहीं लिखते हैं एंड इज इक्वल्स टू, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है एंड इज इक्वल्स टू बैकस्लैश n। इसका मतलब कि आउटपुट प्रिंट होने के बाद हमारा जो डिस्प्ले है, कर्सर है, वो नेक्स्ट लाइन में, ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। मतलब डिस्प्ले होने के बाद एंड में क्या आ जाना चाहिए, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, मतलब हमारा आउटपुट कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। लेकिन हमने इसको चेंज करके हमने सिंपली क्या बता दिया है, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग वो होती है जो अभी मैंने बताई। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, मतलब अब डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में नहीं आना चाहिए। अब ये हम कस्टमाइज सेटिंग कर रहे हैं, डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में नहीं आना चाहिए और एंड में क्या आ जाना चाहिए, एक स्पेस आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, बस एक स्पेस आ जाना चाहिए। तो अब एंड में न्यू लाइन कैरेक्टर ना आके क्या आ जाएगा, एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। फिर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, पी क्यू आर, तो अब हमारा आउटपुट यहीं पे आएगा, P, Q, R और फिर कॉलन, और P Q R की जो भी वैल्यूज थी अभी मुझसे यहाँ पे डिलीट हो गई हैं, तो P Q R की वैल्यूज यहाँ पे क्या आ जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अगर यही आप लिखते हो एंड इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में अगर आप हैश लिखते हो तो यहाँ पे स्पेस की जगह क्या आ जाएगा, हैश सिंबल आ जाएगा, ओके। अब ये है हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस और बाकी के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इन दोनों में आपको एरर ही बतानी है। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो यहीं पे इसका काम खत्म, क्योंकि आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बोल रहे हो, x प्लस 5, मतलब राइट हैंड साइड मैंने बोला था आप यूज कर रहे हो। अब आप x को कैसे यूज कर सकते हो, अगर आपने x को क्रिएट ही नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। उसके बाद में b है प्रिंट x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 5, तो 2 प्रॉब्लम सीधी सी नजर आ रही है। अगेन आप x और y यहाँ पे यूज कर रहे हो, जबकि x और y का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। दूसरी चीज, अगर एग्जिस्टेंस होता भी तो भी आप यहाँ पर आप क्या बोलना चाह रहे हो, x और y के अंदर 5 असाइन करना चाह रहे हो, मतलब आप यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहे हो जो कि इवैल्यूएट होना चाहिए। तो आप इस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट में कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है c, a इज इक्वल्स टू इनपुट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, यूजर से आप कोई वैल्यू, अगेन मैंने बताया था आपको इनपुट मतलब वो वेट करेगा यूजर कोई वैल्यू प्रिंट करे, और यहाँ पे आपने मैसेज भी दिया है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। और अब ये वेट कर रहा है कि आप कुछ एंटर करो। तो सपोज आपने 20 एंटर किया या कुछ भी एंटर किया, XYZ कुछ भी एंटर किया, ठीक है। जो कुछ भी आप एंटर करोगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो कुछ भी लेता है स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है, तो वो कुछ इस तरह से गया, ठीक है। तो A के अंदर क्या आ गया है, 20, किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में आया है, क्योंकि आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया है। फिर आपने लिखा है यहाँ पे b इज इक्वल्स टू a/2, तो a/2, अब मान लिया आपने तो 20 ही एंटर किया है, 20/2। अब 20 क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे हो, एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो एक इंटीजर के साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में आप a b यहाँ तक आने वाले ही नहीं, क्योंकि यहीं पे एरर आ चुकी थी, ठीक है। अब भले ही आप कुछ भी, आप कोई नंबर एंटर करो, फ्लोट कुछ भी एंटर करो, एरर आएगी ही आएगी, ठीक है। इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है 8th वाला। अब अगर आप क्वेश्चन को पूरा ध्यान से नहीं पढ़ते हो ना तो आपको लगेगा ये बिल्कुल कोड सही है। आपके सामने पहले मैसेज में क्या आया, एंटर योर क्लास, आपके सामने क्या आया, एंटर योर क्लास आया, ठीक है। आपने कोई सी भी क्लास एंटर की, वो किसके अंदर स्टोर हो गया, सी के अंदर स्टोर हो गया, और फिर आउटपुट में क्या आया है, योर क्लासेस, जो भी आपने क्लास एंटर की थी वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि सपोज यू एंटर, मतलब आपने जो इनपुट दिया वो क्या दिया है, xi, मतलब रोमन फॉर्म में आपने क्या दिया है, 11। आप 11th क्लास में आपने वो चीज रोमन फॉर्म में दी है, ठीक है। अब आप 11 बोलना चाह रहे हो, लेकिन आपने एंटर क्या किए हैं, 2 कैरेक्टर्स एंटर किए हैं। क्या एंटर किए हैं, कैरेक्टर्स एंटर किए हैं। और आप यहाँ पे इनपुट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सी के अंदर आए। तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इंटीजर, और आपने एंटर क्या किया, मतलब यूजर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, इंटीजर, एंटर क्या किया गया है, कैरेक्टर्स एंटर किए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है ना। अब क्या एरर्स आएंगे एग्जैक्टली आपको खुद को यहाँ पे रन करके देखना है कि क्या एरर्स आने वाली है। मेरा काम था कोड्स को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सी, अगर यही इंट आपने नहीं दिया होता तो कोई एरर नहीं आता।